Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of March 2022. 29 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जिनको भी लगता है कि उनका यूपीएससी का करंट अफेयर्स स्ट्रांग नहीं है फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन, वो हमारे करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा हमने एक हिस्ट्री का टेस्ट पेपर भी बनाया था, तो अगर आपको सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। वो आपको temsis.com में मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चन है, पूरा हिस्ट्री का आपका रिवीजन हो जाएगा उससे, ठीक है ना। साथ ही वीडियो ज़रूर लाइक करिए, अगर आपको पसंद आता है कंटेंट तो उसको लाइक करना ना भूलें, एंड जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे की, जो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा विद रेफरेंस टू बेटिंग एंड गैम्बलिंग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है लॉटरीज आर नॉट कंसीडर्ड अंडर बेटिंग एंड गैम्बलिंग एंड हेंस कैन नॉट बी टैक्स्ड बाय द स्टेट्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विद रेफरेंस टू वेरिएबल रिफ्रेश रेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वीआरआर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रिफ्रेश रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ डिस्प्ले इज कैपेबल ऑफ रिफ्रेशिंग इन अ सेकेंड। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज मेजर्ड इन एम्पियर पर सेकेंड्स। तीसरा स्टेटमेंट है इट इज डिजाइंड टू एलिमिनेट सिंकिंग इशूज दैट अराइज व्हेन अ रिफ्रेश रेट डज नॉट मैच विद द फ्रेम्स पर सेकेंड ऑफ द कंटेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। ऑप्शंस है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज बुचारेस्ट 9। अ टर्म बुचारेस्ट 9 इज समटाइम्स मेंशन्ड। आपको बताना है कि बुचारेस्ट 9 क्या है। ऑप्शंस आर ए एन इनफॉर्मल क्लब that has been instrumental in holding back reforms to the United Nations Security Council. B is group of landlocked countries and geographically disadvantaged states under UN Convention on Law of the Sea. Third is group of NATO countries in Eastern Europe that became part of US-led military alliance after the end of the Cold War. And fourth, D is group of countries in the World Trade Organization opposing the demand for greater fisheries subsidies. आपको बताना है कि बुचारेस्ट 9 कौन सा ग्रुप है, ठीक है ना, इनमें से क्या है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप आप इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए, ठीक है ना। अब पहला सवाल बेटिंग एंड गैम्बलिंग को लेकर के था, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला, कि इट इज़ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। वहीं पे दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि लॉटरीज़ को भी रिसेंटली मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चूंकि लॉटरीज़ जो हैं दे आर पार्ट ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग स्टेट सब्जेक्ट है, देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट कैन टैक्स दैट, है ना। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे वेरिएबल रिफ्रेश रेट के बारे में पूछा था, कल ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। वेरिएबल रिफ्रेश रेट, तो रिफ्रेश रेट इज बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्ले इज कैपेबल ऑफ रिफ्रेशिंग इन अ सेकंड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक सेकंड में जो मोबाइल डिस्प्ले है या डिवाइस डिस्प्ले है वो कितनी बार रिफ्रेश होता है, वो डिटरमाइन करता है कि उस डिवाइस का रिफ्रेश रेट कितना है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये लिखा है एम्पियर पर सेकेंड्स। एम्पियर एक्चुअली में करंट होता है, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंड सही यूनिट है हर्ट्ज, हम सब जानते हैं 60 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज ये रिफ्रेश रेट रहता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी है दैट इज द फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, तो वो गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड बिल्कुल सही है, 1 and 3 विल बी द आंसर फॉर दिस। तीसरा सवाल था बुचारेस्ट 9 को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं बुचारेस्ट 9 क्या है। लेट मी टेल यू द डिटेल। ये नीचे देखो, आपको दिख रहा होगा बुचारेस्ट 9 ग्रुप ऑफ 9 नेटो कंट्रीज। एक्चुअली दीज आर ग्रुप ऑफ 9 नेटो कंट्रीज। ये ईस्टर्न यूरोप की नेटो कंट्रीज हैं, दे आर द नेटो कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप। जब क्या हुआ कि आपका यूएसएसआर जब ब्रेक डाउन कर गया ना, तो ये वो कंट्रीज थी जो रशिया के करीब थी, लेकिन इन्होंने फिर नेटो ज्वाइन कर लिया। तो इनमें आता है रोमानिया, आता है पोलैंड, आता है हंगरी, आता है बुल्गारिया, आता है चेक रिपब्लिक, आता है स्लोवाकिया, आता है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया आता है। तो ये कंट्रीज़ के नाम देख लो, इनको बोलते हैं बुचारेस्ट 9। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी द्वारा। तो रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया एंड एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ये 3 तो देखो याद रहेंगे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। फिर रोमानिया, पोलैंड याद रखेगा,
बुल्गारिया याद रखेगा, चेक एंड हंगरी ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया एंड पोलैंड याद रखेगा, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तो याद ही रहेगा, एंड चेक एंड हंगरी, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन दिस बुचारेस्ट 9। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे बढ़ते मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको बता दूं आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, बिम्स्टेक कैन डेफिनेटली बी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर द रीजन इफ इट्स ट्रू पोटेंशियल इज यूटिलाइज्ड। अगर बिम्स्टेक का ट्रू पोटेंशियल यूटिलाइज किया जाए तो एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये निकल के आ सकती है। आपको बताना है कि किस तरीके से बिम्स्टेक को बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस है बिम्स्टेक के सामने, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस से। आज जो एक न्यूज़ हम देखेंगे वो है टी सेल इम्यूनिटी के बारे में। देखो मैं आपको कुल मिलाकर के दो सेल्स के बारे में बताना चाहता था। एक होता है आपका टी सेल होता है और दूसरा होता है आपका बी सेल होता है, ठीक है ना। ए सेल, बी सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, टी सेल तीनों होते हैं वैसे, पर मैं आपको टी सेल और बी सेल इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जो न्यूज़ में आता है। अब देखो टी सेल इम्यूनिटी क्या होता है। टी सेल क्या होता है, जैसे ही मान लो आपके बॉडी में कोई फॉरेन इन्वेडर आया, आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन इन्वेडर आया, उसने आपके बॉडी की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना शुरू किया। तो बेसिकली ये जो टी सेल हैं दे सिक्रेट केमिकल मैसेंजर्स जिसको साइटोकाइंस बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो टी सेल्स हैं ये रिलीज़ करते हैं आपके केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज़ करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम साइटोकाइंस बोलते हैं। वी कॉल दैट साइटोकाइंस, ठीक है ना। तो टी सेल्स सिक्रीट दीज केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड साइटोकाइंस एंड दीज साइटोकाइंस स्टिमुलेट द डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स। तो बी सेल्स का डिफरेंशिएशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है विद द रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स इनटू प्लाज्मा सेल्स, है ना। तो बी सेल्स किस में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, प्लाज्मा सेल्स से। प्लाज्मा सेल्स कौन सी होती हैं, दे आर द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। यही कारण है कि जो बी सेल्स होती हैं वो आपकी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स कहलाती हैं, ठीक है ना। बी सेल्स आपकी कौन सी होती हैं, बी सेल्स आपकी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है। इसको लिख लेना कि एंटीबॉडी का यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेगा ना कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन सी होती है, तो बी सेल्स होती हैं। टी सेल्स क्या होती है, जो साइटोकाइंस को रिलीज करती हैं, और साइटोकाइंस जब रिलीज होता है ना तो वो बीटा सेल्स या बी सेल्स को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है इनटू प्लाज्मा सेल, और यही आपकी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। टी सेल्स कोई इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं करते हैं, लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, यानी कि जब वायरस इन्फिल्ट्रेट कर जाता है बॉडी को, तो फिर ये उसको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं टी सेल्स। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से दोनों बी सेल्स और टी सेल्स इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज की बहुत अच्छी न्यूज़ है। प्रोटेस्ट इन लोकसभा एज बिल इनविसाजेस लिफ्टिंग बायोमेट्रिक ऑफ डिटेनीज। अब यहाँ पर देखो बात क्या चल रही है, कल ही का बिल है, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखो ये जो बिल है, इस बिल में क्या बातें हैं मैं आपको बता देंगे करके बताता हूँ। जो ये बिल है इट सीक्स टू रिपील द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। अब इसके पहले एक जो था बिल, जो एक एक्ट था अभी तक, वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, 1920 का था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, ठीक है ना। इसका बेसिकली क्या था, इसमें जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 था उसमें क्या था, जो स्कोप था ऑफ रिकॉर्डिंग फिंगर इम्प्रेशंस एंड फुटप्रिंट इम्प्रेशंस, दे वर फॉर द कन्विक्टेड कैटेगरी। देखो क्या होता है, जो आपके प्रिजनर्स होते हैं ना वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है आपका यूटी यानी कि जो हवालाती बंदी होती हैं, और दूसरा होता है आपका सीटी जो कि आपका सजायाफ्ता, या जिनको सजायाफ्ता बोलते हैं या फिर उनको मियादी बंदी बोलते हैं, मतलब कि दे कन्विक्टेड प्रिजनर्स। तो जो अभी तक प्रिजन का रूल था, या जो रूल था वो ये था कि कन्विक्टेड प्रिजनर्स के केस में जिनको मतलब सज़ा पड़ जाए, है ना, जिनका सज़ा पड़ जाए कोर्ट के द्वारा, उनके ही केवल बायोमेट्रिक या फिंगर एंड फुट इम्प्रेशंस लिया जाता था, ठीक है ना। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 के अंतर्गत था, ठीक है ना। लेकिन अब जो नया बिल है, दिस बिल एक्सपैंड्स द स्कोप ऑफ मेजरमेंट्स टू इंक्लूड आइरिस, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, बायोलॉजिकल सैंपल। सबसे पहली बात तो इस बिल ने अलग अलग चीज़ें इस बढ़ा दिया, स्कोप बढ़ा दिया। एक तो इसके अंतर्गत अब आइरिस और रेटिना भी डाल दिया गया, इसके अलावा सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, बायोलॉजिकल सैंपल्स भी डाल दिए गए।
इसके अलावा एक और चीज़ कहेगी कि जो रिकॉर्ड्स हैं ये बनाए जाएंगे, ये रिकॉर्ड किए जा सकते हैं फॉर 75 ईयर्स, 75 सालों तक इसको स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने कहा इट ऑल्सो प्रपोजेस टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ पर्सन्स डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव लॉ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डिटेनीज का भी उन्होंने कहा है कि हम बायोमेट्रिक लेंगे, चाहे वो किसी भी प्रिवेंटिव लॉ में आ रहे हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आपके मीडिया के लोग हो गए, कभी कभी आपके मान लो कोई एक्टिविस्ट हो गया, कोई सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हो गया, ऐसे लोगों का भी बायोमेट्रिक और ये सारी चीज़ें नोट किया जाएगा। तो ऐसे में इसीलिए प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि भाई डिटेनीज का क्यों आप ले रहे हो। डिटेनीज तो बहुत छोटे छोटे एक्ट्स में भी आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इफ अ पर्सन विद नो क्रिमिनल बैकग्राउंड इज रिलीज्ड विदाउट ट्रायल और एक्विटेड बाय द कोर्ट, ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ मेजरमेंट शैल बी डिस्ट्रॉयड। अगर कोई पर ऐसा व्यक्ति हो, एक इसमें चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और वो बिना ट्रायल के एक्विट कर दिया जाता है कोर्ट द्वारा, तो फिर उसके रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो वैसे बेसिकली ये सारी चीज़ें इसके अंदर अभी प्रपोज्ड हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी कि क्या प्रपोज्ड है, ठीक है ना। न्यूज़ से मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे मैंने आपको इसका अपोजिशन क्यों हुआ बहुत ज़्यादा, लोगों ने कहा कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्योंकि इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में जो लोग होंगे उनका भी किया जाएगा। इसके अलावा इसे याद रखिएगा जो इसमें कंट्रोलिंग बॉडी रहेगी NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इट विल बी द रिपोजिटरी ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। जो फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स इकट्ठे होंगे ना, वो NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उसको कीपिंग अथॉरिटी रहेगी। तो ये आप याद रखेगा। एंड लोगों ने इसको इसलिए कहा कि जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में जाते हैं, उनको भी आप अरेस्ट कर सकते हो और उनके भी पूरे आप बायोमेट्रिक और ये सब इकट्ठे करोगे। तो बेसिकली दैट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल। जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है ना, उसके लिए वो प्रोपोर्शनल नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे कॉल्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, आपको समझ में आ गया होगा। एंड आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। तो ये दो आर्टिकल्स तो आपको समझ में आ गए। बुचारेस्ट 9 आपको समझ में आ गया होगा, और कल का ये जो बिल आया है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर इस पेज में तो ऐसी न्यूज़ नहीं थी, मतलब जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाननी। हाँ, यहाँ बात कर ले, चाइना टू होस्ट मिनिस्टर्स ऑफ अफगानिस्तान नेबर। अब चाइना ने क्या कहा है, चाइना अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो उसमें पाकिस्तान, ईरान, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये कंट्रीज़ आएंगी। वैसे इंडिया भी बॉर्डर शेयर करता है, देखो हमारे आपके लिए तो इंडिया भी अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर करता है, तो ये याद रखना है ना, भूलना नहीं, ठीक है। तो भले चाइना ना मानता हो, लेकिन हमको और आपको मानना ही कि इंडिया शेयर करता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। फिर से एक बार देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज़, ये वही कंट्रीज़ है जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो लिख भी लीजिए, अफगानिस्तान वैसे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, बॉर्डर शेयर होता है तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर होता है आपके अफगानिस्तान का, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंडिया के साथ भी अपन मानते हैं, तो इंडिया के साथ भी अपन करेंगे, क्योंकि जो POK वाला रीजन है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है, वो टच करता है अफगानिस्तान को, ठीक है ना, वो हम मानेंगे। इसलिए फिर से एक बार बता दूं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, ये कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं अफ़गानिस्तान के साथ। रशिया बॉर्डर शेयर नहीं करता है, हालांकि रशिया को बुलाया है चाइना ने, लेकिन रशिया बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना अपने बात, ताकि अगर UPSC क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाए। फिर से एक बार कंट्री सुन लीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान एंड यही कंट्री, ईरान, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं आपके अफगानिस्तान के साथ, ठीक है ना। और चाइना, ठीक है ना, तो चाइना तो है ये लास्ट में, वहाँ पे एक एरिया चाइना से भी टच होता है थोड़ा सा, है ना। तो ये आप कंट्रीज़ मान सकते हैं कि जो टच करती हैं अफगानिस्तान को, लेकिन रशिया टच नहीं करता, ये क्लियर रखना अपने दिमाग में बात कि रशिया टच नहीं करता है। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी क्लियर, रशिया डज नॉट टचेज दिस रीजन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट फिल्म रही ऑस्कर्स में इस बार वो फिल्म रही कोडा। कोडा इज़ द मूवी, CODA, एंड ये काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देख सकते हो तो एप्पल प्लस में ये मूवी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। वेरी गुड मूवी, इट्स अ वेरी गुड मूवी। एप्पल TV में आपको ये मिल जाएगी, एंड इट्स अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मूवी, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग, कोडा। एंड जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो इस बार विल स्मिथ को मिला है, लेकिन कल विल स्मिथ ने क्या किया ऑस्कर के बीच में, आप सबको पता है कि क्रिस रॉक जो कि वहाँ पे इवेंट को मतलब होस्ट कर रहे थे, ही जोक्ड समथिंग अबाउट समथिंग समथिंग, एंड जो विल स्मिथ था उन्होंने झापड़ रख दिया पूरे ऑस्कर के सेरेमनी के बीच में, झापड़ रख दिया है ना। तो उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं, अगर आप लोग देख सकते हैं, बट दैट वाज अ टार्निशिंग फैक्टर फॉर दैट, है ना, आप देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। आप भी मेरे साथ बढ़ सकते हैं, यू कैन मूव अहेड विद मी। लोकसभा नॉट टू इंक्लूड 2 ट्राइब्स ऑन त्रिपुरा ST लिस्ट। तो यहाँ पे त्रिपुरा की जो ST लिस्ट है उसमें 2 कम्युनिटीज़ को लोकसभा ने कहा है कि भैया इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कम्युनिटी वो है दारलोंग कम्युनिटी। दारलोंग कम्युनिटी को एज अ सब ट्राइब ऑफ कुकी ट्राइब ऑन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा, इसको इंक्लूड करने की बात पार्लियामेंट ने कही है, लोकसभा ने कही है, ठीक है ना। दारलोंग कम्युनिटी किसकी कम्युनिटी है? सब ट्राइब ऑफ द कुकी ट्राइब, सब ट्राइब ऑफ द कुकी ट्राइब। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो आपको इस कम्युनिटी का नाम याद रखना है, कुकी ट्राइब की सब ट्राइब है ये। और दारलोंग कम्युनिटी के लिए जो लोकसभा उसने पास कर दिया कि दारलोंग कम्युनिटी विल बी दैट पार्ट ऑफ ST कम्युनिटी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ देयर, आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ देयर, जिसमें कि जो इसका 342 का 1 है वो कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है मे विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूटी। अगर स्टेट है तो गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करके बाय पब्लिक नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ और पार्ट्स ऑफ सोशल ग्रुप्स विद इन ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ विच शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है ना। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। वहीं पे जो इसी का आर्टिकल 342 का जो सेकंड क्लॉज है वो कहता है पार्लियामेंट may by law include or exclude from the list of scheduled tribes specified in a notification issued under clause 1। मतलब जो clause 1 के नोटिफिकेशन में आएंगे उनको इंक्लूड या एक्सक्लूड करने का पावर किसके पास है? कि पार्लियामेंट के पास है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ने पहले में क्या किया, गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करके एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाल दिया, ठीक है, उसमें लिख दिया कि भाई ये शेड्यूल ट्राइब, ये लिस्ट बना दी। अब पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो इस क्लॉज 1 में जो कम्युनिटीज़ नोटिफाई हुई हैं उनमें से कौन सी इंक्लूड करनी है इन द ST एंड कौन सी एक्सक्लूड करनी है फ्रॉम द ST, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे तो ऐसी कोई न्यूज़ मुझे नहीं दिख रही है, हाँ ना, जिसको डिस्कस करना हो। आगे देख लेते हैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। यहाँ पे बात चल रही है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहा, इसका जो रिस्पांस निकला है काफ़ी अच्छा रहा है ना। लेकिन जो रिसर्च हुई है उसमें ये पता चला है कि इतने अच्छे इनिशिएटिव के बाद भी जो रीजनल और जो जेंडर डिस्पैरिटी थी, यानी कि स्टार्टअप्स के केस में, स्टार्टअप्स का जो केस था उसमें जो मेल एंड फीमेल का रेशियो है वो अभी भी मैच नहीं हुआ, मतलब मेल ज़्यादा थे, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स कम थी। वहीं दूसरी ओर जो कुछ ही स्टेट्स में ये लिमिटेड रहा, कुछ ही मतलब सिटीज़ में ये लिमिटेड रहा, जैसे मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा, इन्हीं सिटीज़ के इर्द गिर्द घूमता रहा पूरा का जो आपका एंटरप्रेन्योरियल जो एटमॉस्फेयर था वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन्हीं के आसपास घूमता रहा, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने इस न्यूज़ में बताया है। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव अच्छा इनिशिएटिव ज़रूर था, लेकिन उसमें ये कुछ जो चैलेंजेस थे वो रहे, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही चीज़ बोली है कि जो मेजर कंसंट्रेशन रहा है स्टार्टअप्स का वो मेगा सिटीज़ में रहा है, स्पेशली मुंबई, बेंगलोर एंड दिल्ली। मुंबई, बेंगलोर एंड दिल्ली, इन तीन में सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। कुछ स्टेट्स ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना एंड तमिलनाडु है परफॉर्म मच बेटर दैन दी अदर्स, है ना। एंड वहीं पे मेल हैव फेयर्ड बेटर दैन कंपेयर टू फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, है ना। तो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा, मेल एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिले, है ना।
लेकिन ऐसा नहीं है कि फीमेल्स बिल्कुल नहीं थी, कहीं जगहों पे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स भी थी, है ना। इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज़ कही है कि जो स्टार्टअप इंडिया का प्लान था, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान जो था, उसमें कहीं पे भी कास्ट वर्ड, ट्राइब वर्ड, मार्जिनलाइज्ड वर्ड, इंडिजिनस वर्ड या सोशल ग्रुप वर्ड नहीं आया है, ठीक है ना। जो स्टार्टअप इंडिया प्लान का डॉक्यूमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिलीज़ हुआ था, उसमें कहीं पे भी ये वर्ड्स नहीं आए। कौन से? कास्ट, ट्राइब, मार्जिनलाइज्ड, इंडिजिनस या सोशल ग्रुप्स। तो इस कारण से जो ऑथर का एक मतलब जो रिसर्च हुई है, जो स्टडी हुई, उसका ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए नहीं था, एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्लूसिव बनाने के लिए नहीं थी ये पॉलिसी। इट वाज जस्ट टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, नॉट टू मेक इट इंक्लूसिव, है ना। तो ऐसा उनका कहा जा रहा है कि इंक्लूसिव करना इसका एम नहीं था, आई थिंक, है ना। और अगर विमेंस की बात करें तो ऐसा नहीं कि विमेंस बहुत कम थी, 46% स्टार्टअप्स ऐसे रजिस्टर्ड हुए हैं, 46% ऑफ द स्टार्टअप्स ऐसे हैं जहाँ पे एटलीस्ट 1 विमेन मेंबर है उनके बोर्ड में, 1 विमेन मेंबर है एटलीस्ट बोर्ड में। 46% ऐसे आपके स्टार्टअप्स हैं, ठीक है ना। तो एक अच्छी बात है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, और भी कुछ करने की ज़रूरत है। स्टिल वी हैव टू डू अ लॉट मोर, है ना। देखो क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो हम अवेयरनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा विमेन को जो क्रेडिट फैसिलिटी है हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी, ताकि वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। फाइनेंशियली वो उनकी अगर ऑटोनॉमी रहेगी तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो ये देखा जाए कि ये विमेन सेंट्रिक है या नहीं है, क्या इसकी ये विमेन लेड है या नहीं है ना। विमेन लेड है या विमेन सेंट्रिक है तो उसको ज़्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। माइक्रो प्लास्टिक्स इन ह्यूमन ब्लड, अब यहाँ पे 22 लोगों का सर्वे किया गया जिसमें माइक्रो प्लास्टिक्स मिले हैं 17 में, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक्स की डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, बहुत नाम से क्लियर है, बहुत ही स्मॉल साइज़ के जो प्लास्टिक्स होते हैं वो आपके माइक्रो प्लास्टिक्स कहलाते हैं। अब कितने स्मॉल, अगर आप बोलें कितने स्मॉल, तो वैसे तो कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं, लेकिन NOAA यानी कि नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एंड यूरोपियन केमिकल एजेंसी जो है, वो कहते हैं कि भैया 5 mm से नीचे का, अगर 5 mm से नीचे की लेंथ है अगर किसी प्लास्टिक की, तो वो माइक्रो प्लास्टिक कहलाएगा। इसके ऊपर के सारे मैक्रो कहलाएंगे, मैक्रो प्लास्टिक, ठीक है ना। तो नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA और यूरोपियन केमिकल एजेंसी का कहना है कि भाई अगर 5 mm से कम की लेंथ है, 5 mm से कम की लेंथ है तो फिर वो माइक्रो प्लास्टिक्स की कैटेगरी में आएगा। 5 mm से कम की लेंथ माइक्रो प्लास्टिक्स की कैटेगरी में आएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल ब्लीचिंग के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले कोरल के बारे में बता दूं। देखो कोरल्स बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं, कोरल पॉलिप्स होते हैं। पहली चीज़ तो कोरल पॉलिप्स आपको बता दूं, कोरल्स मैरीन इनवर्टिब्रेट होते हैं। मैरीन इनवर्टिब्रेट यानी कि उनकी कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, स्पाइन नहीं होती है, ठीक है ना। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है मैरीन इनवर्टिब्रेट, और उनकी कोई स्पाइन नहीं होती। कोरल में क्या होता है, एक पॉलिप होता है ना, एंड बहुत सारे जब पॉलिप्स एक साथ कॉलोनी बना करके रहते हैं, है ना, कोरल पॉलिप्स उनको बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बेसिकली एक पॉलिप में और एक ज़ूज़ैंथले नाम का एल्गाई है, सिंगल सेल्ड एल्गाई है जिसका नाम है ज़ूज़ैंथले। देखो लिखा है ना ज़ूज़ैंथले, ये सिंगल सेल्ड एल्गी है। अब मान लो सपोज करो ये आपका एक पॉलिप है, 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 ये 4 अलग अलग पॉलिप है। लेकिन और सुंदर पॉलिप बना देता हूँ, रुको, और भी ज़्यादा सुंदर पॉलिप बनाते हैं पहले अपन, है ना। तो ये आपका एक पॉलिप है, ये आपका एक पॉलिप है, ये आपका एक पॉलिप है, ये आपका एक पॉलिप है ना। इस तरीके से ये आपका एक पॉलिप है ऊपर, ये आपका एक पॉलिप। अब इसी पॉलिप में क्या रहने आएंगे, आपके ज़ूज़ैंथले एल्गाई आ जाएंगे। ये ज़ूज़ैंथले एल्गाई आ जाएंगे, ये सिंगल सेल्ड एल्गी होते हैं। ज़ूज़ैंथले एल्गी सिंगल सेल्ड एल्गी होते हैं। और ये ज़ूज़ैंथले एल्गी जो होते हैं ना, ये बहुत काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये एक्चुअली में खाना बनाते हैं। दे प्रोवाइड फूड फॉर द कोरल्स, ये प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर द कोरल्स। एंड इन्हीं के अंदर होता है कलर होता है, कलरफुल होते हैं ये, है ना। दे प्रोवाइड कलर एंड फूड टू द वहीं पे पॉलिप्स उनको घर देते हैं रहने के लिए, भाई दे प्रोवाइड हाउसिंग टू देम, है ना। अब कोरल्स बेसिकली ज़ूज़ैंथले कोरल को ब्राइट कलर भी देते हैं। ज़ूज़ैंथले खाना बनाने का काम भी करते हैं क्योंकि एल्गी होते हैं सिंगल सेल्ड,
और वो कलर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। द ब्राइट कलर्स आर बिकॉज ऑफ ज़ूज़ैंथले ओनली। ऑस्ट्रेलिया की जो बैरियर रीफ है, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ सिस्टम, जो कि लगभग 2300 किलोमीटर में है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है, 2300 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, एंड इट होस्ट नियरली 400 डिफरेंट कोरल्स स्पीशीज एंड 1500 स्पीशीज ऑफ फिश, 4000 स्पीशीज ऑफ मोलस्क्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहती है ना, इसीलिए कोरल्स इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा आर्टिकल में बताया गया कि दो टाइप के कोरल्स होते हैं, एक होता है हार्ड कोरल एंड दूसरा होता है सॉफ्ट कोरल। हार्ड कोरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड हर्मैटिपिक और रीफ बिल्डिंग कोरल्स। तो जो रीफ बिल्डिंग कोरल होता है, यानी कि ये क्लियर कट याद रखना है इसको, रीफ बिल्डिंग जो कोरल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्माटाइपिक या हार्ड कोरल। हर्माटाइपिक या हार्ड कोरल, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हर्माटाइपिक और रीफ बिल्डिंग आर बेसिकली हार्ड कोरल्स, ठीक है ना। इनमें कोरल एक्सट्रैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कोरल एक्सट्रैक्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दैट इज द थिंग विच इज देयर। सॉफ्ट कोरल पॉलिप्स, वहीं पे क्या होता है, दे बोरो देयर अपीयरेंस फ्रॉम प्लांट्स। सॉफ्ट कोरल पॉलिप्स बोरो देयर अपीयरेंस फ्रॉम प्लांट्स and they attach themselves to such skeletons and older skeletons built by their ancestors, ठीक है ना। तो सॉफ्ट कोरल पॉलिप्स जो होते हैं बेसिकली वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, खुद को अटैच कर लेते हैं किसी दूसरे के स्केलेटन में, ठीक है ना। तो दे अटैच देमसेल्फ टू द स्केलेटन एंड फिर धीरे धीरे उसके फिर कोरल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सॉफ्ट एंड हार्ड जो आपके कोरल्स हैं उनके बीच का थोड़ा डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। कोरल ब्लीचिंग कुल मिलाकर के होता है, कलर जब चला जाता है ना कोरल्स का, जो ब्राइट कलर है जब वो लूज कर दें। कलर लूज करने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ से ज़ूज़ैंथले गायब हो गए, ठीक है ना। कलर लूज करने का मतलब क्या हुआ कि ज़ूज़ैंथले वहाँ से गायब हो गए, है ना। तो दैट इज़ एक्चुअली द कोरल ब्लीचिंग। अब ये गायब कब होता है या कोरल ब्लीचिंग कब होता है, जैसे ही कोरल्स स्ट्रेस की सिचुएशन में आते हैं। स्ट्रेस की सिचुएशन में आते हैं मतलब कि मान लो जो कंडीशंस हैं नेसेसरी फॉर कोरल्स, अगर वो कंडीशंस में छेड़खानी हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर उसको साफ़ पानी चाहिए और वहीं पानी गंदा हो जाए, ठीक है ना, तो कोरल्स फिर वहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। अगर उनको टेम्परेचर सपोज करो 27 डिग्री तक का ही चाहिए और अगर टेम्परेचर 35 डिग्री हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये सारे स्ट्रेस की सिचुएशंस हैं कोरल्स के लिए। उनको थोड़ा ठंडा पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं चाहिए होता, तो 37-40 डिग्री के पानी में फिर वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच हैपन्स बेसिकली, जिस कारण से कोरल्स जो है फिर उनका डिग्रेडेशन होता है, वो फिर वहाँ से चले जाते हैं ज़ूज़ैंथले, ठीक है ना। अब मीन सी टेम्परेचर जो है वो राइज करता जा रहा है। आप सबको पता है कि 1.5 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज हो रहा है ऑब्वियसली, एंड ऐसे में बेसिकली जो कोरल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड यही रीज़न है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ बहुत ज़्यादा मास ब्लीचिंग हो रही है, मास ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये भी आपको बता दूँ, है ना। फर्स्ट मास ब्लीचिंग जो थी वो 1998 में एल नीनो वेदर पैटर्न के कारण हुई थी। उसमें 8% वर्ल्ड के कोरल्स जो हैं वो डाई कर गए थे, ठीक है ना। फिर सेकेंड सच इवेंट टुक प्लेस इन 2002, 2002 में इवेंट हुआ, फिर 2014 से 17 के बीच में ब्लीचिंग हुई। तो ये सारे ऑलरेडी इवेंट्स होते जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क करके है विच इज़ सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, उसको यूनाइटेड नेशन भी सपोर्ट करता है। उसने बताया कि 14% जो वर्ल्ड के कोरल रीफ्स हैं वो ऑलरेडी 2009 से 2018 के बीच में लूज़ हो चुके हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग। अब जो लूज़ हो गई, क्या वो रिगेन करती हैं? हाँ, रिगेन कर लेती, लेकिन उनको 10 से 15 साल लग जाता है रिगेन करने में। और वो कोरल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि वो 25% जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है जिसमें फिश टर्टल सब आते हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं। 25% of the marine biodiversity including fish and turtles, they are under that, है ना। So I hope you got clarity regarding all these things, आपको समझ में आ गया होगा। These are the things which are very very important, है ना, तो इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी एज वेल, आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं। एडिटोरियल पार्ट में आते हैं, अ सब रीजनल ग्रुपिंग दैट मस्ट गेट बैक ऑन कोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो बिम्स्टेक की बात चल रही है। सबसे पहले ऑथर ने बताया कि जो बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एंड सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, वो अभी मीटिंग होने वाली है श्रीलंका में, वर्चुअली है, लेकिन होस्ट कौन करेगा? श्रीलंका होस्ट करेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक जो है वो 1997 में बना था। बिम्स्टेक कब बना था? 1997 में बना था, ठीक है ना। बैंकॉक डिक्लेरेशन, अगर आपको याद हो, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये आया था, 1997 में आया था, ठीक है ना। अब ऐसे में बिम्स्टेक के अंदर मेंबर कौन कौन से हैं?
ये तो आपको पता है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, दीज आर द कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, है ना। थाईलैंड भी मेंबर है। एंड उसमें 14 पिलर्स हैं जो फोकस के लिखे गए हैं। बिम्स्टेक के अंदर का जो लिखा है, जो थ्योरी है, वो 14 पिलर्स का नाम लेती है। कौन कौन से पिलर्स हैं? तो यहाँ पे पिलर्स आप देख सकते हैं: ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज़्म, टेक्नोलॉजी, फिशरीज़, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिविएशन, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम्स, इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पीपल टू पीपल कंटैक्ट, कल्चरल कोऑपरेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये 14 एरियाज़ हैं जो कि कोऑपरेशन के मेंशन्ड हैं, मतलब लगभग सारे एरियाज़ हैं। लेकिन ये सारे थ्योरी में ज़्यादा है, प्रैक्टिस में कम है। ऑथर का ये कहना है कि दे आर इन थ्योरी मोर एंड लेस इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में नहीं है, मतलब कि बातें ज़्यादा है, काम कम है। तो इसीलिए ऑथर ने कहा कि जो अपकमिंग समिट रहेगा वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है मेंबर्स को कि वहाँ पे बातें कम और काम ज़्यादा हो जाए, है ना। इंस्टेड ऑफ काम कम बातें ज़्यादा, दे शुड गो फॉर बातें कम काम ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा फाओ जो है उसने भी बे ऑफ बंगाल के लिए बोला कि जो बहुत अच्छा, मतलब फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। बे ऑफ बंगाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। तो ऐसे में जो इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये बेसिकली जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट, मतलब कि इलीगल, जहाँ पे अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड, इलीगल, अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड, IUU फिशिंग जो लिखा है ना, IUU फिशिंग, तो यहाँ पे आई इज़ फॉर इलीगल, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड फिशिंग कहलाता है ये। तो उसका भी हॉटस्पॉट है ये एशिया पैसिफिक का, उसका भी हॉटस्पॉट है एशिया पैसिफिक में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव या बे ऑफ बंगाल जो लिटोरल स्टेट्स हैं वहाँ पर आते हैं। सबसे पहली बात, वहाँ पे कई जगह डेड जोन्स हैं जहाँ पे फिशेस सर्वाइव नहीं करती हैं, या प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे में ऐसी जगहों को क्लीन करना, ऐसी जगहों को साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैनग्रूव्स का डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, तो उनको प्रोटेक्ट करना हमारा एक बहुत बड़ा एम है। मैनग्रूव्स का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका प्रोटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सी इरोजन हो रहा है, सी इरोजन को रोकना, है ना। पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है कोस्टल एरियाज़ में, है ना। वेस्ट फ्लो होता है, ह्यूज वेस्ट फ्लो इज़ देयर एंड ऑल, ठीक है। फिर मतलब टेररिज्म तो ऑब्वियसली बात है, सिक्योरिटी थ्रेट्स में टेररिज्म आएगा, पायरेसी, टेंशंस बिटवीन द कंट्रीज, एंड फिशरमैन की प्रॉब्लम बहुत है। फिशर जैसे इंडिया से श्रीलंका में प्रॉब्लम है, कभी श्रीलंका की तरफ फिशरमैन चले जाते हैं, कभी श्रीलंका के फिशरमैन इधर आ जाते हैं, है ना। देन इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग हमने बात करी ली। तो ये बहुत सारे इशूज़ हैं जो कि बिम्स्टेक को अभी हैंडल करने हैं। दीज आर द चैलेंजेस दैट बिम्स्टेक हैज़ टू हैंडल, है ना। और अगर बिम्स्टेक इनको हैंडल करने में सफल हो गया, प्लस थ्योरी से वो प्रैक्टिस में शिफ्ट हो गया, तो बहुत अच्छा एक ग्रुप है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इतने सारे एरियाज हमने कोऑपरेशन के बना रखे हैं। बिम्स्टेक समिट मस्ट क्रिएट अ न्यू रीजनल मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ ऑन मैरीटाइम इशूज़। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो बिम्स्टेक समिट है उसमें एक रीजनल मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि बेसिकली मैरीटाइम इशूज़ को सॉल्व करने के लिए काम करे, ठीक है ना। एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि मैरीटाइम इशूज़ को सॉल्व करे। इसके अलावा बिम्स्टेक जो है, इट शुड प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग मेथड्स, इट शुड इनेबल प्रोटेक्टेड एरियाज एंड डेवलप फ्रेमवर्क्स टू प्रिवेंट एंड मैनेज पोल्यूशन। तो सस्टेनेबल फिशिंग मेथड्स को प्रमोट करे बिम्स्टेक, प्रोटेक्टेड एरियाज इस्टेब्लिश करे, फ्रेमवर्क्स बनाए ताकि पोल्यूशन को मैनेज किया जा सके, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन स्पेशली जिसको कम करने की ज़रूरत है, ऑयल स्पिल से इस रीजन को बचाना है। देयर इज़ ऑल्सो अ नीड फॉर ग्रेटर साइंटिफिक रिसर्च की और ज़रूरत है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनको करने से बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो है, बिम्स्टेक जो है अपनी जो और उसको है बढ़ा सकता है। अब ऑथर ने कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताया, जैसे कि एक BOBP प्रोग्राम है, यानी कि बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम है, विच इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन चेन्नई में बेस्ड है BOBP, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। ये सस्टेनेबल फिशिंग के लिए काम कर रहे हैं, वहीं पे एक फाओ का प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल लार्ज मैरीन इकोसिस्टम, बे ऑफ बंगाल लार्ज मैरीन इकोसिस्टम, जिसको बॉबलमे बोलते हैं, बॉबलमे।
तो ये फाओ का प्रोजेक्ट है, इसमें GEF यानी कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है वहाँ के थ्रू फंडिंग की गई है। तो बिम्स्टेक को क्या चाहिए कि ये दोनों को फुल सपोर्ट करे, BOBP को और बॉब लमे को भी फुल सपोर्ट करे, और कोशिश करे कि जो अनरेगुलेटेड अनसस्टेनेबल इलीगल फिशिंग है उसको किसी तरीके से कर्टेल किया जा सके या उसको हटाया जा सके। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड लास्ट में उन्होंने बोला है कि लॉज एंड जो पॉलिसीज़ है उस स्टेट्स की वो हार्मोनाइज की जाए, ताकि जो फिशरमैन है वो फिशरमैन कम्युनिटी का एक रिस्पेक्टेबल ट्रीटमेंट हो सके। ऐसा ना हो कि इंडिया वाले श्रीलंकन फिशरमैन्स को और श्रीलंका वाले इंडियन फिशरमैन्स को गलत तरीके से ट्रीट करें, है ना। तो दीज आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ बिम्स्टेक, दीज आर द एरियाज वेयर दे कैन वर्क अपॉन, है ना। इन एरियाज में वो काम कर सकते हैं। अच्छा, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कोझिकोड टू वी फॉर यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पे केरला कुछ सिटीज़ को अपने अलग अलग डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करने की उसमें लगा हुआ है, और इसके लिए वो यूनेस्को से बात भी कर रहे हैं। जैसे कोझिकोड जहाँ पे बहुत फेमस लिटरेटर्स हमारे देश के रहे हैं, है ना, बहुत ही फेमस लिटरेटर्स रहे हैं, जैसे कि वाईकॉम मोहम्मद बशीर, संजयन, SK पोटेकट, MT वसुदेवन नायर, NN कक्कड़, UA खदेर, ये सब अलग। लेकिन यहाँ पे कोझिकोड को क्या डिस्टिंक्शन चाहते हैं वो, सिटी ऑफ लिटरेचर, कि कोझिकोड शुड बी ब्रांडेड एज सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है ना। वहीं पे दूसरी कंट्रीज़ के, दूसरे स्टेट्स के, दूसरी रीजन्स के लिए भी वो मांग रहे हैं, जैसे कि क्रिएटिव सिटीज़ के अंतर्गत वो चाहते हैं कि सिटी ऑफ पीस में तिरुवनंतपुरम का नाम आए, कोल्लम फॉर सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कोची फॉर सिटी ऑफ डिज़ाइन, थ्रिसूर फॉर सिटी ऑफ लर्निंग, कन्नूर फॉर सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। तो ये अलग अलग जो डिस्टिंक्शंस हैं ये अपने अलग अलग जगहों के लिए केरला चाहता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आज का न्यूज़पेपर आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।